सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल टाइम्स ऑफ मैथमेटिक्स में। आज हम पढ़ने वाले हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2। इससे पहले हम लेक्चर 1 ऑलरेडी चैनल पे डाल चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप ऊपर आई बटन में दिए गए लिंक में जाकर देख सकते हैं। साथ ही साथ देखिए, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप ऐसे चैनल में जाके इस रेड बटन को प्रेस कर इसको व्हाइट कलर का करके सब्सक्राइब कर लें। और साथ ही साथ आप हमारे चैनल में देखिए और अदर एमसीक्यूज भी देख सकते हैं, मैथ्स के हो, इंग्लिश के हो, फिजिक्स के हो, केमिस्ट्री के हो। यहाँ से जाके आप प्लेलिस्ट को सिलेक्ट करके सारी सीरीज देख सकते हैं। तो चलिए टाइम को बिना वेस्ट करें हम आज के सेशन की तरफ चलते हैं। तो लास्ट वाले एमसीक्यूज जो हमारी सीरीज आई थी, फर्स्ट वाला पार्ट आया था, उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 15 तक कवर करे थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है, Which of the following error is caused by poor calibration of the instrument? ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि जो नीचे चार ऑप्शन दिए गए हैं, रैंडम एरर, ग्रॉस एरर, सिस्टमैटिक एरर एंड प्रिसीजन, इन चारों में से कौन सा एरर होता है जब हमारा इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, पुअर कैलिब्रेशन, मतलब ढंग से कैलिब्रेट नहीं होता। अब आप इसका आंसर तब दे पाएंगे जब आपको ये पता होगा कि कैलिब्रेशन का मतलब क्या होता है। तो देखिए, अगर आप नेट में जाके ढूंढेंगे कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कैलिब्रेशन, कैलिब्रेशन क्या होता है, तो आपको काफी लंबी चौड़ी कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन मिलेगी। मेन मोटो है कि हमें समझ में आना चाहिए क्या होता है, तो ये मैं आपको और इजी वे में समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर हम कोई इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं, अगर हम वोल्ट मीटर, एमीटर, अगर हम फिजिक्स की बात करें या हम केमिस्ट्री की बात करें, जो हम ट्यूब्स यूज करते हैं उनमें एक स्केल होता है, ऐसे स्केल होता है। अब इस स्केल में क्या दी होती है, रेंज दी होती है, ऐसे करके रेंज दी होती है। अगर मैं एमीटर या वोल्ट मीटर की बात करूं, और इसमें हमारे पास क्या होता है, एक पॉइंटर होता है। ये क्या होता है, हमारे पास पॉइंटर होता है यहाँ पे। अब वो पॉइंटर जब हम उसको यूज नहीं करते तो वो एक पोजीशन में होता है, और जब हम इसको यूज करते हैं तो वो रीडिंग दिखाते हुए किसी भी पोजीशन में आके हमको बता देता है कि हम जो भी चीज मेजर कर रहे हैं उसकी क्या वैल्यू है। अब पुअर कैलिब्रेशन का मतलब हुआ कि जो ये हमारा इंस्ट्रूमेंट है वो बिल्कुल सही तरीके से नहीं रखा गया है, मतलब जो इसका ये पॉइंटर है वो स्टार्टिंग पॉइंट में नहीं है। देखिए, जो ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है इसको कहते हैं नल पॉइंट। क्या कहते हैं इसको, नल पोजीशन। नल पोजीशन। अगर हम उस इंस्ट्रूमेंट को यूज कर रहे हैं और वो यूज करने से पहले जो उसका पॉइंटर है वो जीरो पोजीशन में नहीं है ना। अगर हम ट्यूब की बात करें तो ट्यूब की अगर यूज करें तो ट्यूब में भी स्केल बने होते हैं, तो पहले से जीरो पॉइंट में नहीं है, और तो वो क्या है, पुअर कैलिब्रेटेड है। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर सोचिए कि अगर हम इस स्केल को यूज कर रहे हैं और इसकी जो रीडिंग है, जो इसका स्केल है वो ऑलरेडी यहाँ पर दिया गया है, तो जब हम रीडिंग करेंगे तो वो इससे आगे स्टार्ट करेगा मेजर करना, तो इसमें क्या आ जाएगा, एरर आएगा हमारे पास, क्योंकि जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है वो प्रॉपर तरीके से कैलिब्रेट नहीं किया गया है। ठीक है, तो कैलिब्रेशन का मतलब होता है कि जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है, जो हमने स्टैंडर्ड रखे गए हैं, वो अपनी एक्यूरेट पोजीशन में होना चाहिए। जो आपका पॉइंटर है वो नल पोजीशन में होना चाहिए। आपका इंस्ट्रूमेंट जो भी चीज मेजर करे, जिस चीज के लिए आप उस इंस्ट्रूमेंट को यूज कर रहे हैं, वो जीरो से मेजर करके आपकी जो वैल्यू है वो एक्यूरेट दें। ठीक है, तो आप इसको एक और एग्जांपल से देख सकते हैं कि जब हम बचपन में स्केल यूज करते थे, जैसे एक स्केल है, अब इसमें रीडिंग दी है यहाँ से, जैसे यहाँ से दिया 1, फिर यहाँ से दे दिया यहाँ से 2 सेंटीमीटर, ऐसे करके। अब किसी का स्केल यहाँ से टूटा है, सोचो ये सारा स्केल उसका क्या हो, टूटा हुआ हो, तो वो क्या यूज करेगा, वो अपना मेजरमेंट यहाँ से करेगा। तो जब भी वो मेजरमेंट करेगा, सोचो उसने यहाँ तक करा 3 सेंटीमीटर। अब अगर वो डायरेक्ट यहाँ तक 3 सेंटीमीटर लिख देगा तो उसका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि पहले तो वो 0 से स्टार्ट कर रहा था, अब वो कहां से स्टार्ट कर रहा है, 1 से, तो 1 और 2 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो ये क्या हुआ, स्केल हमारा कैलिब्रेट नहीं हुआ। स्टैंडर्ड वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है, पर हम स्टार्ट कहां से कर रहे हैं, 1 से। तो इस टाइप की जो एरर्स होती है वो किसकी वजह से होती है, पुअर कैलिब्रेशन की वजह से, है ना। तो अब इसकी वजह से कौन सा एरर आता है, तो सबसे पहले ऑप्शन देखते हैं, रैंडम एरर। तो आप इन ऑप्शन को भी तभी पता लगा पाएंगे जब आपको पता होगा कि रैंडम एरर क्या होता है, ग्रॉस एरर क्या होता है, सिस्टमैटिक एरर क्या होता है, क्योंकि इनको समझना भी इसलिए जरूरी है कि इनसे भी घूमकर क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ मैं आपको एक क्वेश्चन करा रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप एक ही क्वेश्चन समझ रहे हैं। मैं आपको इस तरीके से एक्सप्लेन करूंगा कि एक क्वेश्चन से अगर आपके पास कोई और क्वेश्चन भी समझ में आ जाए तो आप लगा लीजिए 4 क्वेश्चन की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम समझते हैं रैंडम एरर क्या होता है।
तो देखिए नाम ही इसका है रैंडम। रैंडम का मतलब होता है अचानक से, एकदम से। तो इसमें क्या होता है कि जो भी हमारा एरर होता है वो एकदम से आता है, रैंडमली आता है। ठीक है, अब इसका रीजन क्या होता है? इसका रीजन हो सकता है जैसे टेम्परेचर। क्या हो सकता है? टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी होगी, नॉइस हो गया। अब आप बोलोगे सर कैसे? फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरे को कोई रीडिंग मिल रही है ऐसे करके, अब क्या हो कि उस जो भी मैं किसी भी चीज का टेम्परेचर मेजर कर रहा हूं, अब उसमें क्या हुआ कि बाहर का टेम्परेचर एकदम से चेंज हुआ, तो उसमें क्या होगा, एकदम से चेंज आएगा, फिर वही रीडिंग आ जाएगी ऐसे करके। फिर कभी बड़ा चेंज आ गया, फिर ऐसी रीडिंग आ गई। तो यहाँ पर जो चेंज हुआ है वो कैसा हुआ है? एकदम रैंडम चेंज हुआ है। पहले तो बिल्कुल कांस्टेंट दे रहा था, एकदम के लिए चेंज आया, फिर से हमारी जो रीडिंग थी वो देने लग गया, फिर रैंडम चेंज आ गया। तो जो इस टाइप के एरर होते हैं ना, ये फाइंड आउट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। आप पता नहीं लगा सकते कि ये एरर किस रीजन की वजह से हो रहा है। ठीक है, ये हो गया रैंडम एरर। दूसरा होता है ग्रॉस एरर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रॉस एरर का दूसरा नाम एक और होता है जिसको कहते हैं हम ह्यूमन एरर। क्या कहते हैं? ह्यूमन एरर। इसका नाम क्यों दिया गया है ह्यूमन एरर? ह्यूमन एरर मतलब जो हमसे गलती हो रही है। अगर हम कोई प्रोसेस कर रहे हैं, हम कोई रीडिंग काउंट करना चाह रहे हैं और उस रीडिंग को हम गलत काउंट कर ले रहे हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? ग्रॉस एरर या ह्यूमन एरर। कैसे? इस एग्जांपल को समझिए कि हमारे पास एक ट्यूब है। हाँ, ऐसे हमारे पास एक ट्यूब है और इसमें क्या भरा है? लिक्विड भरा हुआ है। इसमें ये लिक्विड भरा हुआ है, इसमें लिक्विड। अब यहाँ पर इसमें स्केल भी बना होगा, कितने मिलीमीटर का है स्केल बना होगा, तो हम इसको नापेंगे ऐसे स्ट्रेट पकड़ के बिल्कुल। पर सोचिए ये है आपकी, ठीक है। पर अगर हमने क्या करा, इसको मेजर करते हुए यूं टेढ़ा टिल्ट कर दिया, तो टेढ़ा टिल्ट करने के बाद क्या होगा? ऐसे टिल्ट करने के बाद क्या होगा कि मैंने क्या कर दिया, ऐसे करके टिल्ट कर दिया, तो जो इसके अंदर का लिक्विड होगा वो कुछ इस तरीके से दिखने लगेगा, मुझे इस तरीके से दिखने लगेगा। और यहाँ पर जैसे सोचिए मीटर है, तो अब आप कौन सी रीडिंग यूज करेंगे, ये वाली या ये वाली? बट रीडिंग कौन सी आ रही थी? जो यहाँ बीच में आनी थी। तो ये किसकी गलती थी? आपकी गलती थी। जो उस इंस्ट्रूमेंट को यूज कर रहा है वो उसकी गलती थी। तो इस टाइप के एरर को क्या कहते हैं? ग्रॉस एरर या ह्यूमन एरर, जो हमसे होती है। ठीक है, और उसके बाद होता है सिस्टमेटिक एरर। सिस्टमेटिक एरर को आप एक तरीके से इंस्ट्रूमेंटल एरर भी कह सकते हैं। ये एरर किसकी वजह से होता है? जैसे जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं उसमें कोई कंपोनेंट क्या हो गया, हमने जो उसका टाइम पीरियड है उससे ज्यादा यूज कर लिया, या किसी इंस्ट्रूमेंट को हमने जरूरत से ज्यादा यूज कर लिया, या उस इंस्ट्रूमेंट को उसकी रेंज, जो जैसे हर इंस्ट्रूमेंट की रेंज होती है कि इस इंस्ट्रूमेंट को इतने से इतनी चीज के मेजर करने के लिए यूज कर सकते हैं, पर हम उसको उससे ज्यादा रेंज के लिए मेजर करने के लिए यूज कर लें, तो उसकी वजह से क्या होता है कि उस इंस्ट्रूमेंट को हमने उस समय तो यूज कर लिया, उसके बाद क्या होता है कि अगर हम कोई और दूसरी रीडिंग्स देते हैं तो उसमें वो एरर दिखाना स्टार्ट कर देता है। तो इस टाइप के एरर को क्या कहते हैं? सिस्टमैटिक एरर। ठीक है, तो अब क्या होता है कि अगर एक बार हमने यूज करा, ज्यादा रेंज से यूज कर लिया, अब वो दूसरी बार जब हम यूज करेंगे तो जो उसका स्केल होगा, जो उसका मीटर होगा, वो सही पोजीशन नहीं दिखाएगा, वो क्या कैलिब्रेट नहीं होगा ढंग से। जो जिस ओरिजिनल पोजीशन में उसको होना चाहिए वो उससे या तो थोड़ा आगे होगा या थोड़ा पीछे होगा। तो क्या जो एग्जैक्ट पोजीशन दिखानी चाहिए वो एग्जैक्ट पोजीशन नहीं दिखाएगा। ठीक है, उसको हम कहते हैं सिस्टमैटिक एरर। ये किस चीज से होता है? या तो कोई जैसे इंस्ट्रूमेंट के अंदर कोई कंपोनेंट है, कोई भी, जैसे अगर हम वोल्ट मीटर या ए मीटर की बात करें, उनमें हमारे क्या होते हैं? रजिस्टर होते हैं, कैपेसिटर। अब रजिस्टर को हमने उसके टाइम से ज्यादा यूज कर लिया। हर इंस्ट्रूमेंट की एक पीरियड होता है कि हाँ ये इतने साल तक यूज हो सकता है या इतने घंटे चल सकता है। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो हमारी रीडिंग, जो हमारा स्केल है वो सही पोजीशन में नहीं आ पाएगा। तो ये हो गया हमारा सिस्टमैटिक एरर। फोर्थ है प्रिसीजन। प्रिसीजन लास्ट लेक्चर में आपको बताया था, अभी भी बता देते हैं प्रिसीजन क्या होता है। प्रिसीजन होता है कि मैं कोई रीडिंग ले रहा हूं, है ना, कुछ भी आउटपुट या रीडिंग ले रहा हूं, और मेरी जो वैल्यू आ रही है वो बार बार एक जैसी आ रही है या आसपास आ रही है। फॉर एग्जाम्पल पहले मैंने रीडिंग ली 8 वैल्यू आई, दोबारा रीडिंग ली 7 आई, फिर रीडिंग ली 8 आई, फिर ली 7 आई। तो ये क्या आ रहा है? रीडिंग आसपास आ रही है सारी रीडिंग, जो मतलब पहली रीडिंग दूसरे के आसपास आई, दूसरी रीडिंग पहले के आसपास आई, तीसरी रीडिंग सेकंड वाले के आसपास आई। तो इसमें क्या हो रहा है, जितनी भी हम रीडिंग ले रहे हैं, चारों की चारों, कितनी भी हमने रीडिंग ली, वो एक दूसरे के आसपास आई। तो उस टाइप के हम क्या कहते हैं? प्रिसीजन कहते हैं, कि वो बहुत ही प्रिसाइज आंसर आ रहा है, प्रिसाइज रीडिंग आ रही है। कहते हैं ना कि क्या बोलते हैं, जो भी जवाब दो एकदम प्रिसाइज जवाब दो, सटीक जवाब दो। ठीक है, तो इसलिए अब प्रिसीजन तो एरर में आएगा नहीं यहाँ पे। तो अब
बात की गई है यहाँ पर पुअर कैलिब्रेशन। तो पुअर कैलिब्रेशन मैंने अभी बताया कि जो सिस्टमेटिक एरर होता है ओवर यूज करने की वजह से, या इंस्ट्रूमेंट के जो कंपोनेंट होते हैं वो एजिंग हो जाती है उसमें, या ज्यादा टेम्परेचर वाला मैंने आपको रैंडम में बताया था, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, पुअर कैलिब्रेशन की वजह से कौन सा एरर होता है हमारे पास, सिस्टमेटिक एरर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिस्टमेटिक एरर। ग्रॉस एरर भी समझा दिया और रैंडम एरर भी समझा दिया, इससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं, इसको भी आप नोट बना के लिख ले साइड में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉज्ड बाय केयरलेस हैंडलिंग। केयरलेस हैंडलिंग मतलब लापरवाही से आप उसको हैंडल कर रहे हो, कि उसको देखो हर इंस्ट्रूमेंट होता है, हर इंस्ट्रूमेंट का एक तरीका होता है, हर स्टेप्स होते हैं उनको, उनसे किसी भी चीज को मेजर करने के लिए, ठीक है। अब देखिए कुछ इंस्ट्रूमेंट ऐसे होते हैं जिनको आप हॉरिजेंटल रख सकते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिनको वर्टिकल रख सकते हैं। अब अगर आप वर्टिकल वाले इंस्ट्रूमेंट को हॉरिजॉन्टल पकड़ के रीडिंग लेंगे तो आपका आंसर गलत आएगा। तो वो आप क्या कर रहे हैं, उस इंस्ट्रूमेंट की जो हैंडलिंग है, जिस तरीके से उसको यूज करना है, आप उसमें लापरवाही कर रहे हैं। जैसा मैंने आपको ये वाला एग्जाम्पल बताया था, इसमें हमको पकड़ना तो इसको ऐसे था बिल्कुल स्ट्रेट, कैसा वर्टिकली, पर हमने इसको क्या कर दिया, टिल्ट कर दिया, जिसकी वजह से हमारा जो रिजल्ट था, जो भी हम मेजर कर रहे थे, वो हमारा क्या आ रहा था, गलत निकल के आ रहा था। तो यहीं पर यही पूछा गया है, केयरलेस हैंडलिंग। केयरलेस हैंडलिंग कौन करेगा, जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है वो करेगा। तो उसी को हम क्या कहते हैं, ह्यूमन एरर, क्योंकि ये ह्यूमन की वजह से हो रहा है, और उसी ह्यूमन एरर को हम कहते हैं ग्रॉस एरर। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन ग्रॉस एरर, सिस्टमेटिक एरर, रैंडम एरर है, नॉट एरर। रैंडम एरर तो होगा नहीं, क्योंकि रैंडम एरर तो अचानक ही आ जाता है किसी भी रीजन से। तो यहाँ तो जानबूझ के केयरलेस हैंडलिंग कर रहा है, जो भी एक्सपेरिमेंट वहां पर जो भी रीडिंग ले रहा है उसकी वजह से हो रही है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, ग्रॉस एरर। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। प्लीज कमेंट करके अपना फीडबैक मुझे बताएं कि सर यस आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, उसी हिसाब से हम आगे की वीडियो भी बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए, जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं ना हम, क्वेश्चन नंबर 18, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इसमें थोड़ा आप फोकस रख के करिएगा। क्वेश्चन दिया गया है, एन एक्सपेरिमेंट हैज स्टैंडर्ड रिजल्ट ऑफ 0.150 ग्राम। मतलब एक एक्सपेरिमेंट है जिसका एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, मतलब एक वैल्यू स्टैंडर्ड रख दी गई है 0.150 ग्राम, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज लो एक्यूरेसी एंड हाई प्रिसीजन। अब पूछ रहा है कि एक स्टैंडर्ड रिजल्ट हमें ये दे रखा है, ठीक है। अब ये 4 ऑप्शन दिए, पूछा है कि किस ऑप्शन की एक्यूरेसी लो होनी चाहिए और प्रिसीजन हाई होना चाहिए। तो लास्ट वीडियो में मैडम ने आपको समझाया था एक्यूरेसी और प्रिसीजन क्या होता है, उसी कॉन्सेप्ट से मैं अब आपको जो सॉल्व करके बताऊंगा, तो इसमें भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो देखिए हमें यहाँ पर 4 रीडिंग दे रखी है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर 4 स्केल बना लेते हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी का, ए बी सी एंड डी। ओके, अब देखिए जो हमें स्टैंडर्ड वैल्यू हम यहाँ पर मार्क कर लेते हैं 0.150 ग्राम, इसमें भी कर लेते हैं 0.150 ग्राम, 0.150 ग्राम एंड 0.150 ग्राम, ठीक है। यूनिट ग्राम में है, याद रखिएगा। अब देखिए फर्स्ट ऑप्शन की तरफ हम चलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है कि पहली रीडिंग आई 0.51, और तो देखिए 0.51 मतलब यहाँ पर 0.151 मतलब कितना ऐड हुआ है, यहाँ पर 0.001 ऐड हुआ ना, 0.001 जब इसमें ऐड होगा तो ये कितना हो जाएगा 0.51। दूसरी रीडिंग आई है 0.150, मतलब जो सेकंड रीडिंग आई है 0.150, मतलब जो हमारी स्टैंडर्ड रिजल्ट था वही आ गया। तीसरी रीडिंग आई है 0.150, तीसरी रीडिंग भी क्या है, यही आई। थर्ड रीडिंग भी क्या है 0.150, ठीक है। बहुत ही एक्यूरेट आ रहा है इसका आंसर तो, ठीक है। अब पहले सारे स्केल बना देते हैं, उससे आपको और इजी समझ में आएगा। सेकंड स्केल बनाते हैं। सेकंड स्केल में क्या है 0.53, मतलब 051 52 छोड़ के 53, तो यहाँ पे लिखते हैं 0.153। नेक्स्ट आया 0.154, एक ऊपर होगा 0.154, और उसके बाद आया 0.52 मतलब 12, यहाँ पर आया है 0.152। थर्ड स्केल बना देते हैं, स्केल नंबर सी। पहला आया है, पहली रीडिंग जो ली गई है 0.165, मतलब इससे कितना आगे आया है, मतलब अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख दूं, यहाँ पर अगर कर दूं 0.16 और यहाँ पर अगर 5 कर दूं तो
165। बहुत ज्यादा डिफरेंस आया है। कितने का डिफरेंस आया है? 0.015 का डिफरेंस आया है। और उसके बाद दूसरी रीडिंग आई है जस्ट इसके एक और ऊपर 0.166 और थर्ड रीडिंग आई है 0.165, मतलब थर्ड रीडिंग भी यही आई है। डी में चलते हैं। डी में पहली रीडिंग आई है 0.150, सेकेंड रीडिंग आई है 0.160 और थर्ड रीडिंग आई है, ये लो तो इससे पार चल गया 0.170। अब देखिए लो एक्यूरेसी की बात की गई है। एक्यूरेसी क्या होती है? एक्यूरेसी वो होती है कि जो हम मेजर कर रहे हैं, जो हम ये वैल्यू मेजर कर रहे हैं, अगर ये वैल्यू हमारी स्टैंडर्ड रिजल्ट जो हमारी एब्सोल्यूट वैल्यू होती है उसके बराबर आए तो उसकी एक्यूरेसी क्या मानी जाएगी? हाई मानी जाएगी। और अगर जो हम वैल्यू मेजर कर रहे हैं वो वैल्यू स्टैंडर्ड वैल्यू से दूर दूर आने लगे तो इसका मतलब हम क्या बोल देंगे कि वो रिजल्ट हमारा क्या है? लो एक्यूरेट है। तो अब आंसर में हमें पूछा गया है लो एक्यूरेसी, ये भी रिमाइंड में रखना है आपको कि कैसे एक्यूरेसी पूछी गई है। तो फर्स्ट में देखिए जो हमारे तीनों रिजल्ट आए हैं ये 0.50 के बिल्कुल आसपास आए हैं। तो अभी बताया था कि अगर स्टैंडर्ड वैल्यू के आसपास आएंगे तो उसकी एक्यूरेसी हाई होगी। तो इसकी एक्यूरेसी क्या होगी? इसकी एक्यूरेसी होगी हाई। ठीक है, इसकी एक्यूरेसी देख लेते हैं। इसका भी क्या हो रहा है? 0.52, 53, 54। इसकी भी लगभग क्या हो रही है? पास ही आ रही है। तो इसकी भी एक्यूरेसी क्या हो गई? हाई। ठीक है, थर्ड ऑप्शन में चलते हैं। इसमें देखिए जो पहले आई है 0.15, ये जो यहां पर पूछा गया था 0.65, थर्ड वाली की ना 0.65, दूसरी आई है 0.166 और तीसरी आई है 0.165, मतलब तीनों रीडिंग बहुत दूर आई है। तो इसकी एक्यूरेसी क्या होगी? एक्यूरेसी होगी लो। इसकी एक्यूरेसी लो होगी। इसमें चलते हैं। इसकी एक्यूरेसी देखो, पहली वैल्यू आई ये, सेकंड वैल्यू आई ये, थर्ड वैल्यू आई ये। तीनों वैल्यू जो है, ये वैल्यू तो इसके पास है, बट अदर जो दो वैल्यू है वो स्टैंडर्ड रिजल्ट से काफी दूर आई है। तो इसकी भी एक्यूरेसी क्या हो जाएगी? लो हो जाएगी। क्वेश्चन में यही पूछा गया एक्यूरेसी लो, तो इसका मतलब पहला ऑप्शन और दूसरा क्या हो गया? एलिमिनेट हो गया। तो ये वाला और ये वाला, फर्स्ट और सेकंड क्या हो गया? हट गया, हमारा ऑप्शन बाहर हो गया। तीसरे वाले में चलेंगे। थर्ड वाले में देखिए पूछा गया है कि हाई प्रिसीजन। अब प्रिसीजन पता होना चाहिए क्या होता है। एक्यूरेसी तो ये होती है कि रिजल्ट को स्टैंडर्ड वैल्यू से कंपेयर करना। प्रिसीजन होता है कि जो हमको रिजल्ट मिले इनको आपस में कंपेयर करना। जो ये रिजल्ट मिले इनको आपस में कंपेयर करने की कौन से रिजल्ट बहुत करीब मिले हैं, है ना। जैसे क्या होता है कि ये एक एग्जांपल है, वो आगे मैं आपको दूंगा, तो आप यहाँ पर समझ लीजिए। जैसे यहाँ पर हमें जो रीडिंग मिली है इसमें पहली मिली है 0.165, दूसरी मिली है 0.166 और तीसरी मिली है 0.165। तो देखिए इसमें जो तीनों वैल्यू है वो तीनों वैल्यू बहुत ही आसपास है ना। यहाँ पर इससे कंपेयर नहीं किया जा रहा है, ये तीनों वैल्यू आपस में कंपेयर की जा रही है। तो आपस में कंपेयर की जा रही है तो इसकी प्रिसीजन क्या होगी? प्रिसीजन इसका बहुत ज्यादा हाई है। अब हम इसको भी देख लेते हैं। इसमें देखिए पहली वैल्यू आई 0.150, सेकेंड वैल्यू आई 0.160 और थर्ड वैल्यू आई 0.170। ये तीनों वैल्यू ना आपस से बहुत ज्यादा दूर है। तो बहुत ज्यादा दूर है तो इसका प्रिसीजन क्या हो गया? प्रिसीजन हमारा इसका क्या हो गया? लो हो गया। तो ऑप्शन में दिया गया था हाई, लो एक्यूरेसी एंड हाई प्रिसीजन। वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी का। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए पहली बार कर रहे होंगे तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा, बट ये कुछ नहीं है, बिल्कुल चुटकियों का सवाल है ये, आप देखते सारे एकदम कर लेंगे। क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है क्वेश्चन नंबर 19। इसमें दिया गया है इनडिटर्मिनेट एरर आर कॉल्ड। ठीक है, ऑप्शन दिया गया है रैंडम एरर, बी ऑप्शन दिया गया है एक्सीडेंटल एरर, सी दिया गया है पर्सनल एरर एंड द लास्ट वन इज बोथ ए एंड बी, मतलब बोथ रैंडम एरर एंड एक्सीडेंटल एरर। अब सबसे पहले देखिए क्वेश्चन को समझिए। इनडिटर्मिनेट, ठीक है, डिटरमाइन मतलब होता है पता करना, ज्ञात करना, और इन देखिए जिस वर्ड के अंदर आगे पहले स्टार्टिंग में इन लग जाता है उसका मेन मतलब होता है नॉट, है ना। मैक्सिमम में यही होता है, इनका मतलब होता है नॉट। तो आप लिख सकते हैं नॉट डिटरमाइन एरर, मतलब जिस एरर को हम पता नहीं लगा सकते। ठीक है ना। जैसे क्या होता है कि कुछ चीजें हमारे जीवन में देखिए हर चीजें क्या होती है? इनडिटरमाइंड होती है। कभी भी कोई भी चीज हो सकती है, हम उसको अज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है, हम नहीं पता लगा सकते कि कौन सी चीज किस समय पे होगी। ऐसी इंस्ट्रूमेंट में कुछ ऐसे एरर होते हैं जिनको हम नहीं पता लगा सकते कि वो कब हो जाए, अचानक से कभी भी हो सकते हैं वो। तो उन एरर को हम क्या बोलेंगे?
पहला है रैंडम एरर। तो देखिए इसके नाम से ही पता चल रहा है रैंडम, रैंडम मतलब अचानक से, ठीक है। इसके मैंने आपको रीजन बताए थे कि टेम्परेचर का बढ़ जाना, है ना, ह्यूमिडिटी का बढ़ जाना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल क्या हुआ कि मैं कोई, जैसे मैं सोचिए कि मैं एमीटर यूज कर रहा हूँ फिजिक्स में, ठीक है। अब उसके अंदर बहुत सारे रेजिस्टेंस लगे होंगे, ठीक है, पैरेलल में भी लगे होंगे, कुछ कैपेसिटर लगे होंगे। अब क्या हुआ कि टेम्परेचर बढ़ा, इसका टेम्परेचर बढ़ा, इसके टेम्परेचर का इफेक्ट इसमें पड़ा, तो इससे क्या हो गया कि सिस्टम में क्या हो गया, जो भी हमारा रिजल्ट आ रहा था वो एकदम से वेरी करने लग गया, मतलब वैल्यू चेंज होने लग गई। पर कुछ टाइम बाद ये अपने आप ही ठंडा हो गया, क्या हो गया, वैल्यू सही देने लगा। तो क्या हुआ, ये हमें नहीं पता कि सिस्टम के अंदर एकदम से क्या चेंज आ जाए। तो ये क्या हुआ, इनडिटरमाइन, हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, पहले से पता नहीं लगा सकते। और ना इनका कोई पैटर्न भी नहीं होता, कि ऐसा नहीं कि जैसे कुछ ऐसा होता है कि पैटर्न होता है कि इतनी देर बाद ये स्पाइक दिखा रहा है, इतनी देर बाद फिर ये वैल्यू को चेंज करेगा। इनका कोई पैटर्न नहीं होता है, कभी भी चेंज हो जाते हैं। सेकंड है एक्सीडेंटल एरर। एक्सीडेंटल एरर भी वही होते हैं कि जैसे कोई इंस्ट्रूमेंट हम यूज कर रहे हैं और उसमें यूज करते करते एकदम से कोई कंपोनेंट बर्न हो जाए, है ना, और या कोई कंपोनेंट ओवर यूज की वजह से उसका जो परफॉर्मेंस है वो एकदम से खत्म हो जाए। तो ये भी क्या हो सकता है, ये अचानक से हो सकता है। इन चीजों को हम पहले से नहीं पता लगा सकते कि यार ये एरर क्यों आ रहा है। तो इन टाइप के एरर को कहते हैं हम इनडिटरमाइन, जिसको हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। तीसरा होता है पर्सनल एरर। पर्सनल एरर जो हमसे होता है, तो उस एरर को तो हम डिटरमाइन कर सकते हैं। तो लास्ट ऑप्शन है डी, बोथ ऑफ देम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ऑफ देम। मतलब रैंडम एरर और एक्सीडेंटल एरर इस टाइप के एरर है जो हमारे बस में नहीं है, हम पता नहीं लगा सकते कि ये एरर आने वाला है, किस वजह से आएगा। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। बहुत बढ़िया तरीके से मैं कोशिश कर रहा हूं आपको समझाने की, और प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, स्टूडेंट को शेयर करें, आपके एग्जाम आने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। इफ अ पिपिट इज नॉट कैलिब्रेटेड देन इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अगर पिपिट जो हम यूज करते हैं केमिस्ट्री लैब में, बायोमेडिकल लैब में, बायोलॉजी में, बहुत जगह यूज करते हैं, अगर वो कंप्लीटली कैलिब्रेट नहीं होगा। कैलिब्रेट मैंने आपको बताया था कि हर स्केल की एक स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, और जब भी हम उसको यूज करते हैं तो उसका जो पॉइंटर होता है, जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है, वो 0 से स्टार्ट होना चाहिए, ताकि जो भी हमें वैल्यू मिले वो एक्यूरेट मिले। अगर वो कैलिब्रेट नहीं होगा तो उसमें कौन सा एरर होगा। अब पिपिट आपने देखिए कई जगह आपने देखी भी होगी, मैं आपको बता भी देता हूं, 2 अच्छे एग्जांपल दूंगा, आपको अपने बचपन की याद आ जाएगी, ठीक है। बचपन की याद से आई तो बचपन की बात बताऊं तो मैंने भी बहुत यूज करा है कि देखिए जब हम बचपन में क्या होता था कि जो बच्चे जो होते हैं गोली नहीं खाते, मैं तो अभी भी नहीं खाता, ठीक है, मुझे पसंद नहीं है। तो हम क्या करते थे कि जो हम जैसे कभी खांसी हो गई, क्योंकि नंगे पैर खेलना है, इधर उधर घूमना है, तो हमें दवाई मिलती थी, तो हमें एक सिरप दिया जाता था, लिक्विड दिया जाता था कि बच्चे आराम से पी ले। तो पहले के टाइम पे लिक्विड में क्या होता था कि जैसे एक बॉटल है हमारी, ये बॉटल है, ठीक है, ड्राइंग मेरी इतनी अच्छी नहीं है तो आप ऐसे समझ लीजिएगा। तो इसके अंदर जो कैप होता था तो इसको कुछ इस तरीके से बना होता था, और एक ऐसे करके एक ऐसा इसका कैप होती थी। तो जब हम इसको प्रेस करते थे तो इसमें जो लिक्विड होता था वो ऊपर भर जाता था, और फिर इसको मम्मी क्या करती थी, कहती थी ले बेटा चीजी खा, और इसको डाल के मुंह पे डालकर यहाँ से प्रेस करके सारा लिक्विड हमारे मुंह के अंदर, और फिर हमारा सड़ा वसा मुंह बन जाता था। तो ये जो गेम था ना, यही गेम यहाँ पर आया पिपिट में। पिपिट का क्या हुआ, केमिस्ट्री लैब में एक इंस्ट्रूमेंट होता है, कुछ इस तरीके से होता है, इस तरीके से कुछ इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। एक तरफ से ओपन होता है, दूसरी तरफ से एंड होता है। तो जब हम इसके अंदर लिक्विड लेते हैं तो इसके अंदर लिक्विड आ जाता है ऐसे करके, ठीक है। अब क्या होता है कि इसको जब हम इसमें लिक्विड लेते हैं तो इसमें जो लिक्विड की हम मेजर करते हैं, जैसे यहाँ पे स्केल बना होता है, ऐसे करके स्केल बना होता है। तो जो इसमें एरर क्या आती है कि जब हम इसको कैलिब्रेट करते हैं, अगर सोचिए कि ये है 10 ml, मुझे बोला है कि 10 ml लिक्विड लेना है, तो जो यहाँ पर समझिए कि जो ये है, तो लिक्विड कुछ इस तरीके से दिखेगा कर्व वे में। तो जो हमको मेजर करना है, तो अगर 10 ml की स्केल ये है तो ये स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब कनकेव बनना चाहिए यहाँ लिक्विड का। ऐसा नहीं कि 10 ml यहाँ पर है तो इसका ये स्टार्टिंग वाला पार्ट यहाँ पे आ रहा है, जो ये वाला पार्ट है जहां से उठ रहा है, जहां से कनकेव मिरर बन रहा है, वो वाला पार्ट 10 ml के पास आना चाहिए, ठीक है। तो ये इस टाइप की मिस्टेक बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स लेबोरेटरी में करते हैं, तो आपको इसको ध्यान रखना चाहिए। तो अगर ये ढंग से कैलिब्रेट नहीं होगा तो क्या होगा, उसमें एरर आएगा। अब यही पूछा गया है कि उस एरर को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है सिस्टमैटिक एरर, सेकंड ऑप्शन दिया गया है इंस्ट्रूमेंटल एरर, सी दिया गया है रैंडम एरर, और डी दिया गया है नॉट।
नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है, सिस्टमेटिक एरर में आपको बता चुका हूं कि नॉन कैलिब्रेटेड। अब इसमें भी कैलिब्रेट तो हो नहीं रहा है अगर आप यहां से यूज करेंगे। अब देखिए यहां पर दूसरा ऑप्शन दिया गया है इंस्ट्रूमेंटल एरर। सिस्टमेटिक एरर का ही पार्ट होता है इंस्ट्रूमेंटल एरर। ठीक है, तो यहां पर क्या कर रहे हैं, जो हम यूज कर रहे हैं इंस्ट्रूमेंट उसमें एरर यूज कर रहे हैं। तो अगर आपके पास ऑप्शन में इंस्ट्रूमेंटल एरर ना दिया गया हो तब आपका आएगा सिस्टमेटिक एरर, कि हमने उसको कंप्लीटली कैलिब्रेट नहीं करा है। ठीक है, अगर इंस्ट्रूमेंटल एरर दिया होगा तो तब हमारा वहां पर क्या आएगा, इंस्ट्रूमेंटल एरर। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि अगर सिस्टमेटिक एरर दिया है ऑप्शन में और इंस्ट्रूमेंटल एरर नहीं दिया है तो सिस्टमेटिक एरर रखा जाएगा, क्योंकि सिस्टमेटिक एरर का ही सब पार्ट होता है इंस्ट्रूमेंटल एरर। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 21। 5 darts near the center of the target, whoever throw the darts is। ठीक है, 5 darts क्या होती है यार, इसको देसी भाषा में समझो। एक हम वो तीर फेंकते हैं, तीर को कहते हैं डार्ट। अब क्या होता है कि हमने गेम खेला होगा ऐसा करके, जब हम खेलने जाते हैं घर में भी बना देते हैं कुछ लोग गत्ता काट के। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, ऐसे सर्कल्स बना दिए जाते हैं ऐसे करके, और ये बीच में दे दिया जाता है कि जो इसमें मारेगा वही राजा है। ठीक है, उसी को सबसे ज्यादा पॉइंट मिलेंगे। और वो लास्ट जो बाहर बाहर की सेल्स होती है इस तरीके की, आप ये समझ लीजिए, आप अगर केमिस्ट्री के स्टूडेंट है इस तरीके से समझ लीजिए, ये न्यूक्लियस है और ये इसके सेल्स हैं। ठीक है, तो आपको तीर माननी है, जो ये डार्ट है वो किस में मानना है, सीधा न्यूक्लियस में मानना है। तो जो न्यूक्लियस में मारेगा उसको सबसे ज्यादा वैल्यू मिलेगी, उसकी ही एक्यूरेसी मानी जाएगी सबसे ज्यादा। ठीक है, तो अब ये कह रहा है कि 5 तीर फेंकी है जो कि सेंटर ऑफ द टारगेट, नियर मतलब बिल्कुल सेंटर के पास, मतलब जितनी भी 5 की 5 तीर फेंकी गई है वो कहाँ आके लगी है, बिल्कुल सेंटर के पास आके लगी है। 2 3 4 5। ठीक है, सेंटर में क्यों लगी है, क्योंकि मैंने फेंकी है। हाँ, मेरे को बहुत अच्छा लगता है तो मैंने बिल्कुल फेंकी, बिल्कुल सेंटर में जाके लग गई है। तो ये पूछ रहा है कि बताओ इसमें एक्यूरेट है या प्रिसाइज है। मे बी हो सकता है कि एक्यूरेट हो पर प्रिसाइज ना हो, और हो सकता है कि प्रिसाइज हो बट एक्यूरेट ना हो। ठीक है, अब देखें एक्यूरेसी मैंने आपको बता रखी है कि जो भी हमको स्टैंडर्ड वैल्यू दी जाती है और हमारी जो हम आंसर निकलता है वो अगर स्टैंडर्ड वैल्यू के बिल्कुल पास हो तो उसको एक्यूरेसी कहते हैं। अब मैंने 5 की 5 डार्ट फेंकी और वो सेंटर में लगी, तो वही तो मेरा स्टैंडर्ड जो मेरे को चाहता था, मैं सेंटर में लगे वहीं जाके लगी, तो आंसर क्या आया मेरा, एक स्टैंडर्ड आया, बिल्कुल एक्यूरेट लगा, तो एक्यूरेसी तो इसकी हाई है। ठीक है, साथ में क्या है, प्रिसीजन। प्रिसीजन क्या होता है, जब सारे रिजल्ट एक ही जगह लगे तो ये क्या हो गया, हाईली प्रिसाइज हो गया। तो ये क्या हुआ, एक्यूरेट भी हुआ और प्रिसाइज भी हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक्यूरेट एंड प्रिसाइज। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और देखिए ना, इससे ना एक थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, अगर मैं आपको समझाऊं तो समझ लीजिए, बन के आ सकता है। ठीक है, एक्यूरेट, अगर कोई आंसर एक्यूरेट है तो इसका मतलब वो क्या होगा, प्रिसाइज भी होगा। ठीक है, अगर कोई आंसर प्रिसाइज है तो इस जरूरी नहीं है वो एक्यूरेट होगा। समझ में आई बात, यहाँ पर बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसको समझ लो। ठीक है, एडवांस लेवल है थोड़ा सा। ठीक है, अब देखिए, अगर मैंने बोला, अगर आपको पता लगा, आपने अगर इसकी पता लगा ली कि एक्यूरेट हो तो 100% ये प्रिसाइज भी होगा। ठीक है, अब देखिए इसमें 5 की 5 डार्ट एक्यूरेटली बिल्कुल जो हमको रिजल्ट चाहिए था वहीं लगी, तो इसका मतलब सारी जो तीर थे वो क्या थी, आसपास जगह थी, तो इसका मतलब एक्यूरेट होगा तो प्रिसाइज भी होगा। बट जरूरी नहीं है कि प्रिसाइज हो तो एक्यूरेट भी हो। फॉर एग्जाम्पल कैसे, मैंने 5 तीर फेंकी, 1 यहाँ लगी, 2 यहाँ लगी, 3 यहाँ लगी, 4 यहाँ लगी और 5 यहाँ लगी। ठीक है, अब क्या हुआ, लगी तो ये सब एक ही जगह है ना, तो इसलिए क्या हो गया, प्रिसाइज तो हो गया, पर हमारा टारगेट क्या था, सेंटर में मानना, सेंटर में तो लगी नहीं तो एक्यूरेट नहीं हुआ। तो इसलिए कहा जाता है कि जरूरी नहीं है कि अगर प्रिसाइज होगा तो एक्यूरेट भी हो, पर अगर कोई आंसर एक्यूरेट है तो 100% वो क्या होगा, प्रिसाइज भी होगा। ठीक है, ये थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन है तो सोचा कि आपको बता दूं, नॉलेज शेयर कर लूं आपके साथ। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। 0 एरर इज एन इंडिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंटल एरर। ठीक है, अब देखिए एरर जब हम फाइंड आउट करते हैं तो उसमें पूछ रहा है कि अगर किसी इंस्ट्रूमेंट का एक दिखा रहा है कि उसमें 0 एरर है तो क्या वो इंस्ट्रूमेंट के एरर को इंडिकेट कर रहा है। तो इसका ऑप्शन है ए ट्रू और ऑप्शन है बी फॉल्स। तो देखिए, जब भी हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हैं या कोई भी उसकी रीडिंग देते हैं तो वो कोई ना कोई इंडिकेशन देता है, चाहे वो पॉजिटिव दे चाहे नेगेटिव दे। अगर आपका रिपोर्ट कार्ड हम देखेंगे तो वो भी
अगर आप पढ़ोगे, सारे एमसीक्यूज पढ़ के जाओगे तो वो पॉजिटिव रिजल्ट देगा, नहीं पढ़ के जाओगे तो नेगेटिव रिजल्ट देगा। रिजल्ट तो उसने देना ही देना है, इंडिकेट करना है। वैसे ही इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है। अगर उसमें देखेंगे एरर होगा तो तब भी वो इंडिकेशन कर रहे हैं कि हाँ इस इंस्ट्रूमेंट में एरर है। अगर वो बता रहे हैं कि इस इंस्ट्रूमेंट में 0 एरर है, मतलब वो एक तरीके से हमें संकेत तो दे रहा है, इंफॉर्मेशन दे रहा है, इंडिकेट कर रहा है कि हाँ यार इसमें ये एरर फ्री है, इसमें कोई एरर नहीं है, आप इसको यूज कर लो। तो वो ही कह रहा है कि क्या है, अगर किसी में 0 एरर होगा तो क्या वो इंस्ट्रूमेंट इंडिकेट करेगा, इंडिकेशन देगा। बिल्कुल वो इंडिकेशन दे रहा है कि इसमें 0 एरर है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा यस ट्रू। तो 0 एरर इन एन इंस्ट्रूमेंट, इंडिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंटल इंस्ट्रूमेंट एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है पर कोशिश करेंगे पूरी देखें। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ? लेंथ की एसआई यूनिट क्या होती है? बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन है, पर इसी बच्चों वाले क्वेश्चन में बच्चे नंबर खो देते हैं। ठीक है, क्योंकि सेंटीमीटर भी स्केल यूज करते हैं, तो कहते हैं यार हम जो मेजर करने के लिए अभी स्केल यूज करते हैं तो उसमें सेंटीमीटर में दिया जाता है, इंचेस भी यूज करते हैं और मीटर एंड नोट। तो देखिए जो स्टैंडर्ड वैल्यू होती है लेंथ की वो क्या होती है? मीटर। स्टैंडर्ड वैल्यू क्या होती है? मीटर। जैसे करंट की एम्पियर होती है, वेट की किलोग्राम होती है, इस तरीके से जो हमारा लेंथ होता है इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू क्या होती है? मीटर। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 24। द रिएक्शन टेक प्लेस दैट इज एक्सप्रेस टू यील्ड 171.9 ग्राम ऑफ प्रोडक्ट बट ओनली यील्ड 154 ग्राम। व्हाट इज द परसेंट ऑफ एरर फॉर दिस एक्सपेरिमेंट? ठीक है, अब देखिए कि एक रिएक्शन टेक प्लेस, मतलब एक रिएक्शन की गई है, उसमें जो प्रोडक्ट लिया गया था वो कितना था? 171.9 ग्राम, बट हमें जो मिला है वो कितना मिला है? 154.8 ग्राम। तो बोल रहा है कि इसमें एरर कितना है। तो देखिए एरर का फॉर्मूला याद करें। ठीक है, ये डायरेक्ट आ भी सकता है। एरर का फॉर्मूला होता है ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, जो हमको रिजल्ट मिला है, जो हमने मेजर करी है, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, सॉरी अपॉन ट्रू वैल्यू, और जो परसेंटेज में पूछा गया, तो एरर परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते हैं। ठीक है, जैसे हमने सीपीएसपी अगर 10th 11th क्लास में पढ़ा होगा, 9th 10th क्लास में पढ़ा होगा, तो उसमें कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस, उसमें भी ये करते थे कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन सीपी। ठीक है, जो बेस होता है, मतलब जो मेन ट्रू वैल्यू होती है उसको पहले रखा जाता है। तो अब जो हम एरर परसेंटेज अगर हम निकालते हैं, एरर परसेंटेज हमें वैल्यू दी गई थी 171.9 ग्राम, दोनों यूनिट ग्राम में है, तो यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। इसका भी जब भी हमको भी न्यूमेरिकल करते हैं तो यूनिट में बिल्कुल जरा एकदम खास ध्यान होना चाहिए आपका। और यहाँ पर दिया गया है 154.8। ठीक है, मेजर्ड वैल्यू अपॉन ट्रू वैल्यू कितनी है? 171.9। आधे बच्चे तो ऐसे ही देख के छोड़ देते हैं कि क्या करना है, इसमें न्यूमेरिकल है, बट इसमें कुछ नहीं है। इसमें से इसको माइनस करेंगे, 9 में से 8 गया 1 पॉइंट, यहाँ पर 1, 11 में से 4 गया, हमारे पास आ जाएगा 7, 6 में से 5 गया, यहाँ पर हमारे पास कितना आएगा? 1, और 1 में से 1 0 अपॉन 171.9 इंटू 100। अब इसमें से इसको हटा दो तो इसको हमारा काटने के बाद आ जाएगा हमारा आंसर 9.9%। ठीक है, आप इसको खुद से भी करके देखें। और ये फॉर्मूला मस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसको आप अलग से नोट बना के लिख लें। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। मतलब इतना परसेंट एरर आया, मतलब था इतना 171, अब अप्रोक्स बात करें 172 मान सकते हैं, और यहाँ पर 155 था। ठीक है, तो था इतना, मिला इतना, तो बोला है कि भैया कितना एरर हुआ। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसा कर सकते, आप इसको कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं। जैसे दुकान में गए आप चीनी लेने 800 ग्राम, घर आते आते चीनी का जो बैग था वो फटा हुआ था, और घर पहुंचते पहुंचते बची वो 600 ग्राम। बताओ कितना उसमें एरर आया? तो 800 ग्राम माइनस 600 ग्राम अपॉन 800 इंटू 100। तो उसमें भी आप क्या निकाल सकते हैं? एरर परसेंटेज। तो चीजों को रियल लाइफ से जोड़े, इजीली आपको याद हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में, अ सिस्टम विल बी एरर फ्री इफ वी रिमूव ऑल द सिस्टमेटिक एरर। ठीक है, अगर कोई हम सिस्टम यूज कर रहे हैं, उसमें से अगर इफ वी रिमूव ऑल सिस्टमेटिक एरर, अगर हम सिस्टमेटिक एरर उसमें से हटा दे, तो क्या वो एरर जो सिस्टम है वो एरर फ्री हो जाएगा? ठीक है, तो भैया सिस्टमेटिक एरर हटा दे तो वो एरर फ्री तो हो गया, और बच्चे क्या करेंगे? यस ट्रू, यहीं पर वो अपने नंबर खो देंगे। ठीक है, क्योंकि देखो जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें बहुत टाइप के एरर होते हैं। तो अभी आपने सिस्टमेटिक एरर रिमूव करा है, उसमें कोई दूसरा एरर आ सकता है, रैंडम एरर आ सकता है, ठीक है, एक्सीडेंटल एरर आ सकता है,
ग्रॉस एरर आ सकता है। तो उस एरर से अभी उस सिस्टम से अभी एरर रिमूव नहीं हुआ है, टोटल एरर रिमूव नहीं हुआ, सिर्फ सिस्टमैटिक एरर हुआ है रिमूव। तो अ सिस्टम विल बी एरर फ्री। क्या सिस्टम एरर फ्री होगा जब उसमें से ऑल सिस्टमैटिक एरर हटा देंगे? नहीं, इसमें और एरर भी हो सकते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी, फॉल्स। नेक्स्ट में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। यूजुअली हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एरर आर प्रेजेंट इन साइंटिफिक मेजरमेंट। ठीक है, तो देखिए इतने टाइप के हम एरर पढ़ रहे हैं। तो बेसिकली जो एरर होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, और उन 2 टाइप को कैटेगराइज करके हम उनके पार्ट्स में पढ़ते हैं ये सारे एरर। तो 2 टाइप के एरर होते हैं, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और वो बता देता हूं 2 एरर कौन कौन से होते हैं। एक होता है डिटरमाइन, जिसको हम क्या कर सकते हैं? पता लगा सके, डिटर्मिनेंट एरर। और एक होता है नॉन डिटर्मिनेंट, नॉन या इनडिटर्मिनेंट भी कह सकते हैं, नॉन डिटर्मिनेंट एरर, जिसको हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। जैसे रैंडम एरर हो गया, तो इस टाइप एक्सीडेंटल एरर हो गया, इनको हम नहीं कर सकते। तो ये किस में आ जाते हैं? नॉन डिटर्मिनेंट में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में। डिटर्मिनेट एरर कैन बी। ठीक है, जिन एरर को हम डिटरमाइन कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। ठीक है, क्यों पता लगा सकते हैं? क्योंकि रिपीटेड एरर होते हैं। हर एक पर्टिकुलर टाइम के बाद हमें पता चलता है कि यार ये वाली प्रॉब्लम फिर आ रही, ये वाली प्रॉब्लम फिर आ रही, तो हम उसको पता लगा लेते हैं। तो अब वो कह रहे हैं कि क्या हम इस एरर को हटा सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं, कि छोड़ सकते हैं, रहने दो यार एरर आ रहा आने दो। सेकंड होता है करेक्ट कर दो, या तो हम फाइंड आउट करें कि किस वजह से एरर आ रहा है और उस चीज को सही कर दें। सी दिया गया है कि अवॉइड भी कर सकते हैं और यूज भी कर सकते हैं, और डी दिया गया है नन। ठीक है, तो देखिए स्टार्टिंग में मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि अगर मैं कोई स्केल यूज कर रहा हूं और स्केल का क्या हो गया कि स्टार्टिंग का पार्ट ये मेरा ब्रेक हो गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पर से 2 सेंटीमीटर है, यहाँ से मैं मेजर कर रहा हूँ और मैंने यहाँ तक मेजर करा 5, तो टोटल डिस्टेंस तो इसके बीच की 3 सेंटीमीटर हुई। पर अगर आप जल्दीबाजी में यूज करके 5 सेंटीमीटर लिख देंगे तो यहाँ पर एरर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ एरर मैंने डिटरमाइन तो कर लिया कि एरर के आगे वाला पोर्शन टूटा हुआ है, इसलिए मेरे को अब यहाँ से अगर मैं मेजर करूंगा तो मेरे को इन 2 के बीच का डिस्टेंस मेजर करना है, 0 से नहीं करना। ठीक है, तो ये करेक्टेड कर सकता हूं मैं इसको। ठीक है, और अवॉइड भी कर सकता हूं। कैसे? मेरे को पता चल गया कि ये एरर है, तो मैं अब एक सतर्क हो जाऊं और मैं सीधा 5 में से 2 माइनस करके एक्यूरेट वैल्यू निकाल लूं 3 सेंटीमीटर। तो मैं उस स्केल को तभी भी यूज कर रहा हूं, मुझे पता है कि वो स्केल टूटा हुआ है, मेरे से कभी भी एरर हो सकता है, पर तभी भी मैं उस स्केल को यूज कर रहा हूं, मतलब उस एरर को मैं अवॉइड कर रहा हूं। पता होने के बाद भी मैं उस इंस्ट्रूमेंट को यूज कर रहा हूं। तो यहाँ पर मैं अवॉइड भी कर रहा हूं, या मैं करेक्ट भी कर सकता हूं कि मैं नया स्केल लिया हूं, उस पूरे उस स्केल को हटा के नया स्केल यूज कर लूं। तो मैं उसको करेक्ट भी कर सकता हूं और उसी स्केल से मैं क्या कर सकता हूं? अवॉइड करके उसी स्केल को भी यूज कर सकता हूं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो जो डिटर्मिनेट एरर होते हैं उनको हम अवॉइड भी कर सकते हैं और करेक्टेड भी कर सकते हैं, बोथ। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, बोथ ए एंड बी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 28। क्वेश्चन में दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ऑपरेशनल एरर। ऑपरेशनल एरर वो होता है कि जिस समय हम कोई ऑपरेशन कर रहे हो उसके बीच में एरर हो जाए। ठीक है, और यहाँ पर पूछा गया है नोट, मतलब नहीं होगा। तो या तो पहले पता लगा लो कि ऑपरेशनल एरर कौन कौन से हैं, और उसके बाद जो ऑप्शन बचेगा वो आंसर हो जाएगा। तो ऑपरेशनल एरर मतलब जो ऑपरेशन के दौरान हो रहे हैं, कि हम कोई ऑपरेशन कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उस समय एरर हो जाए। तो पहला है कंपाउंड इज नॉट डिसॉल्व कंप्लीटली इन सॉल्वेंट। तो देखिए अगर मैं 2 सॉल्वेंट मिला रहा हूं, ठीक है, और वो आपस में नहीं मिले। ठीक है, अब मैंने क्या करा, चीनी ली और चीनी और वाटर आपस में लिया, सॉल्व और उन दोनों को मिलाने लगा तो नहीं मिले वो आपस में। तो वो ऑपरेशन के समय एरर हो रहा है ना, मिल नहीं रहा है, मिक्स नहीं हो रहा है 2 डिफरेंट चीज। तो ये भी किस में आ जाता है? ऑपरेशनल एरर हो गया। ठीक है, सेकंड है अनेबल टू प्रिडिक्ट द कलर चेंज ऑफ इंडिकेटर। अब क्या होता है कि अगर मैं ऑपरेशनल कर रहा हूं तो अगर जो भी उसमें चेंज आएगा क्या मैं उसको देख नहीं पाऊंगा? अब देखिए, अब मैं कोई अगर एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं तो जो उसमें फिजिकल चेंज आ रहा है वो तो मैं उसको देख सकता हूं ऑपरेशनल में, कि वो मिक्स हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसमें कलर चेंज आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो उनको तो मैं देख सकता हूं, है ना। तो वो किस में आएंगे? वो ऑपरेशनल एरर में आएंगे? नहीं आएंगे ऑपरेशनल एरर में। ठीक है, सी में चलते हैं। सॉल्यूशन आर नॉट ट्रांसफर्ड प्रॉपरली। ठीक है, अब अगर सॉल्यूशन प्रॉपरली ट्रांसफर नहीं हो रहा है, मतलब जिस तरीके से मैं चाहता हूं कि वो उसमें इस प्रोपोर्शन में मिक्स हो, ठीक है, पर वो मिक्स नहीं हो रहा है, तो ऑपरेशन मेरा यही था कि मैं उस सॉल्यूशन को मिक्स कर सकूं, पर वो क्या हो रहा है? ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है, सॉल्यूबल नहीं हो पा रहा है, तो वो किस में आ जाएगा? वो भी ऑपरेशनल एरर में आ जाएगा। डी हमारे पास दिया गया है इनकम्प्लीट ड्राइंग ऑफ सैंपल। मतलब अगर मैंने सैंपल लिया और उसको कंप्लीट मतलब सही से ड्राई नहीं करा या वो सूख नहीं रहा है और मैंने उसको ऑपरेशन में यूज कर लिया, तो वो कैसा एरर आ जाएगा? ऑपरेशनल एरर आ जाएगा, क्योंकि
वो एरर ऑपरेशन करते समय हुआ है, तो ये भी ऑपरेशनल एरर में आ जाएगा। तो इसमें से जो ऑप्शन नंबर बी है वो किस में नहीं आता, ऑपरेशनल एरर में नहीं आता, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 29 में चलते हैं, सिस्टमैटिक एरर ड्यू टू। तो जो सिस्टमैटिक एरर मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, तो किस वजह से होता है। पहला है ओवर यूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट है, बी दिया गया है केयरलेस यूजेस ऑफ इंस्ट्रूमेंट, सी दिया गया है बोथ ए एंड बी, और डी दिया गया है ह्यूमन साइड, मतलब जो हमारी ह्यूमन एरर की वजह से होते हैं। तो सिस्टमैटिक एरर मैं आपको पहले बता चुका हूं कि अगर हम इंस्ट्रूमेंट को केयरलेस हैंडल करेंगे, मतलब जिस तरीके से उसको स्टेप पे किस तरीके से उसको पकड़ना है उस तरीके से ना पकड़ के टिल्ट करके पकड़ेंगे, इसका मतलब हुआ केयरलेस यूजेस ऑफ इंस्ट्रूमेंट। या ओवर यूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट, जो रेंज थी इंस्ट्रूमेंट को यूज करने की हम उस रेंज से ज्यादा यूज करेंगे तो वो कैलिब्रेट नहीं होगा ढंग से, पॉइंटर अपनी पोजीशन नहीं देगा, जो हमारा रिजल्ट आएगा उसमें चेंज आएंगे। तो ये एरर किस में आ जाता है, सिस्टमैटिक एरर में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बोथ, मतलब केयर ओवर यूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड केयरलेस यूजेस ऑफ इंस्ट्रूमेंट किस में आ जाएगा, सिस्टमैटिक एरर में। क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। लास्ट ऑप्शन है, स्मॉल पोर्शन टेक प्लेस फ्रॉम द बल्क इज नोन एज। अगर किसी बल्क से मैंने एक छोटा पोर्शन लिया तो हम उसको क्या बोलेंगे, ग्रॉस। ग्रॉस मतलब होता है बहुत ज्यादा अमाउंट, इंक्रीमेंट होता है प्लस या माइनस कुछ भी ऐड करना, सब सैंपल होता है किसी भी सैंपल का बहुत छोटा सैंपल लेना, और डी है नॉट। ठीक है, इसका एक एग्जांपल ऐसे समझाता हूं कि जैसे हम ब्लड लेते हैं, ब्लड में डिफरेंट चीज, ब्लड लिया मैंने, ब्लड अब आप ब्लड टेस्ट करवाना चाहते हैं तो पूरा ह्यूमन बॉडी का पूरा ब्लड तो नहीं निकालता डॉक्टर, एक थोड़ा सा पार्ट निकालता है ब्लड का, तो उसने एक छोटा सैंपल लिया। अब ब्लड में भी क्या पाए जाते हैं, आरबीसी रेड ब्लड सेल, डब्ल्यू ब्लड सेल, और क्या पाए जाते हैं, प्लेटलेट्स पाए जाते हैं, और प्लेटलेट्स पाए जाते हैं, और हमारा प्लाज्मा पाया जाता है। ठीक है, अब मैंने क्या करा कि इनको भी अलग अलग निकाल लिया, अलग अलग सैंपल्स ले लिए। ठीक है, तो इसी तरीके से स्मॉल पोर्शन लेने के लिए जो ऑप्शन है इनमें से कौन सा होगा ये आप मुझे कमेंट करके बताएं। ठीक है, प्लीज आप जो भी मैं आपको क्वेश्चन देता हूं आप उसका कमेंट करके जरूर बताएं, और जल्दी ही मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।